नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपके सामने लाया हूँ पर्यावरण विधि। आज इसका पहला भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में आप इसके आगे के भाग भी देखेंगे और सुनेंगे। यह वीडियो लेक्चर मुख्यतः एलएलबी स्टूडेंट की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, लेकिन अन्य विद्यार्थी भी अगर इसका लाभ उठा सके तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। यह भी बता दें कि इस वीडियो को बीजेएस रामपुरिया जैन लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों की ज़रूरतें और मांग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, लेकिन अगर अन्य महाविद्यालय के विद्यार्थी भी कुछ पूछना चाहे तो उनका भी स्वागत है। मैं यह भी बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में डॉक्टर अनंत जोशी जी ने, मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस वीडियो को आपके सामने ला सका। मेरा नाम है भरत कुमार जाजड़ा और मैं पर्यावरण विधि के ऊपर ये वीडियो सीरीज आपके सामने लेके आया हूं और आने वाले दिनों में इसके आगे के भाग भी आपके सामने लाता। शुरुआत करते हैं विषय की पर्यावरण की संकल्पना और प्रदूषण के बारे में। पर्यावरण की संकल्पना और प्रदूषण के बारे में आप बचपन से लेकर अब तक काफ़ी कुछ जानते, पढ़ते और सुनते आए हैं। पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो आपकी तीसरी कक्षा से लेकर पीछे की सभी कक्षाओं तक जुड़ा रहा है और इसके बारे में एक सामान्य ज्ञान हर व्यक्ति को उपलब्ध होता ही है। तो पर्यावरण के अध्ययन को हम मुख्यतः कुछ भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, जिनमें सबसे पहले है हम देखेंगे मीनिंग एंड कंटेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, उसकी क्या क्या सामग्रियां हैं। फिर हम देखेंगे मीनिंग एंड कंटेंट्स ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण का अर्थ और उसकी सामग्री के बारे में। फिर प्रदूषण के प्रकार और प्रदूषण के प्रभाव के बारे में। ये चार विषय ऐसे हैं जिसके बारे में आप अब तक पिछली कक्षाओं में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, लेकिन एक पांचवा विषय है जिसके बारे में हम जानेंगे रेमेडीज फॉर पोल्यूशन। यही एक ऐसा विषय है जो कि विधि के विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। विधि के विद्यार्थी जानते हैं कि प्रदूषण के विरुद्ध क्या उपचार होगा और किस तरह से ये उपचार को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें शामिल है विभिन्न कानूनी प्रावधान। विभिन्न कानूनी प्रावधान को जानने से पहले एक सामान्य परिचय पर्यावरण का लेने के लिए ऊपर के जो चार विषय है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण की संकल्पना और प्रदूषण से संबंधित जो पहला विषय है वो है पर्यावरण का अर्थ और सामग्री के बारे में। भारतीय संस्कृति के अंदर पर्यावरण का महत्व रचा बसा हुआ है। भारतीय संस्कृति पर्यावरण की रक्षा के लिए काफ़ी कुछ प्रयास करती है। भारतीय संस्कृति पर्यावरण में जैव और अजैव वस्तुओं में कोई भेद नहीं करती। अजैव वस्तुओं को भौतिक वस्तुएं भी कह सकते हैं। भौतिक पर्यावरण और जैव पर्यावरण यानी कि जिसमें जीव है, ऐसा पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण की अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे विषय शामिल हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले देखते हैं सूर्य का प्रकाश हो गया, वह इसका शामिल है। तापमान हो गया, नदी हो गया, जल स्रोत हो गए, पहाड़ हो गए, कार्बनिक पदार्थ हो गए, सभी तरह की गैसें हो गई। ये सभी भौतिक पर्यावरण का एक अंग है और इनकी अपनी एक संरचना होती है, इनका प्रकृति में अपना एक महत्व है। एक चक्र के माध्यम से ये सभी जो है प्रकृति में किसी न किसी रूप में अपना योगदान देते रहते हैं। अब हम बात करते हैं अगर जीव की, तो जैव पर्यावरण जो है, जैव अंग जो है, उसमें शामिल है सभी तरह के जीव। सभी तरह के जीव, इसके अंदर सभी जानवर आ जाते हैं, मनुष्य आ जाते हैं, सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं और सभी तरह की वनस्पतियाँ। इसमें सभी पेड़ पौधे आ जाते हैं, सभी तरह की कवक आ जाती है, सभी तरह के फंजाई आ जाती है, सभी तरह की शैवाल आ जाती है। ये सब के सब जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। और जब पेड़ पौधे और सभी तरह के जीवों को मिलाए तो हम कह सकते हैं इनको जैव अंग, पर्यावरण का जैव अंग।
या जैव तत्व। तो जैव तत्व और अजैव तत्व ये सभी से मिलकर पर्यावरण बनता है और भारतीय संस्कृति इनमें कोई भेद नहीं करती और सभी के समान रूप से संरक्षण की बात करती है। किसी भी अंग का महत्व ना तो कम करती है भारतीय संस्कृति, ना ही अधिक करती है। भारतीय संस्कृति मनुष्य को भी एक प्रकृति का अंग ही मानती है। प्रकृति से मनुष्य है, ना कि मनुष्य से प्रकृति। ये भारतीय संस्कृति का सिद्धांत रहा है। हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि कोई भी जीव 5 तत्वों से मिलकर बनता है: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से शरीर की रचना होती है। जब तक इंसान जीवित रहता है यही 5 तत्व शरीर में मौजूद होते हैं। इनमें से किसी भी तत्व की अधिकता या कमी से विकार उत्पन्न हो जाते हैं और जब किसी तत्व की आवश्यकता से अधिक कमी या आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो जाती है तो इंसान मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। जब इंसान की मृत्यु होती है तो यही 5 तत्व जो है ये प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, ऐसा भारतीय संस्कृति में कहा गया है। और कुछ कुछ ऐसा ही पारिस्थितिकी चक्र के अंदर हम पढ़ते भी हैं। सबका एक चक्र होता है, जीव का एक चक्र होता है। कार्बनिक पदार्थ जो भी है उनका किस तरह से विकास होता है कि वो पहले सूक्ष्म जीवों में आते हैं, सूक्ष्म जीवों से पौधों में, वृक्षों में, दूसरे जानवरों में आता है, फिर वहाँ से ये मनुष्य में आता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद ये कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर पुनः धरती के अंदर मिल जाते हैं। कुछ इसी तरह का हम पारिस्थितिकी चक्र में पढ़ते हैं। तो भारतीय संस्कृति पर्यावरण की न सिर्फ समानता की बात करती है बल्कि सबकी रक्षा की बात भी करती है। जैसे अगर हम बात करें तो भारतीय संस्कृति में सभी पेड़ पौधों की रक्षा के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। जैसे बड़े पेड़ पौधे जो है उन्हें या तो पूजनीय माना गया है अथवा उनको न काटने योग्य बताया गया है, उससे प्रकृति की रक्षा हो जाती है। इसी तरह से अगर बात करें कुछ औषधीय पौधे जो दिखने में छोटे छोटे होते हैं लेकिन उनको भी किसी न किसी रूप में, चाहे धर्म से जोड़कर या अन्य किसी माध्यम के द्वारा, उनकी रक्षा की बात की गई है। इस तरह से भारतीय संस्कृति की प्रकृति की रक्षा की बात करती है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण का अर्थ क्या है इसके बारे में। पर्यावरण का अर्थ बहुत ही साधारण सा है और बहुत ही आम है। परि प्लस आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है पर्यावरण। और परि यानी हमारे चारों तरफ का, आवरण जो हमें ढके हुए हैं, जो हमें घेरे हुए हैं, इनसे ही पर्यावरण बनता है। अब इसमें क्या क्या सम्मिलित है? इसमें वो सभी सम्मिलित है जो हमें दिखता है या जिसे महसूस करते हैं या जिसे सुनते हैं या जो हमें स्वाद में महसूस होता है। ये सभी प्रकृति का अंग है, सब पर्यावरण का अंग है। जैसे बात करते हैं, हमें महसूस होती है हवा चल रही है, हमें महसूस होता है खुशबू वगैरह आ रही है, कोई बदबू आती है महसूस होती है, हमें महसूस होता है सर्दी गर्मी बरसात, हमें दिख रहा होता है प्रकृति के पेड़ पौधे दिख रहे हैं, जंगल दिख रहे हैं, मकान दिख रहे हैं या कुछ भी सामग्री दिख रही है, पहाड़ दिख रहे हैं, नदी दिख रहे हैं, ये सब प्रकृति का अंग है। ऊपर नीला आसमान दिखता है, यह भी पर्यावरण का अंग है। परि प्लस आवरण अर्थात चारों तरफ का आवरण। ये चारों तरफ के आवरण में विभिन्न तरह की हवा, पानी, कार्बनिक पदार्थ, जीव जंतु, प्रकृति, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, तारे सब शामिल है। ये सभी पर्यावरण का अंग है। और इस पर्यावरण के महत्व के बारे में जब जागरूकता की बात करते हैं तो जागरूकता न सिर्फ वेदों से लेकर दूसरे धार्मिक पुस्तकों में मिलती है बल्कि अन्य धर्म जितने भी है सभी में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पर्यावरण की जागरूकता की बात हमें मिल ही जाती है। बात हिंदू संस्कृति करें तो वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर, पुराणों के अंदर वृक्षों के देखरेख की, जीवों के महत्व की बात की गई है। इसी तरह से अगर हम बात करें मुस्लिम विधि या मुस्लिम दर्शन की, खजूर के एक एक पेड़ की कीमत बहुत अधिक बताई गई है और खजूर के पेड़ की रक्षा की बात की गई है। इसी तरह से कई दूसरे पेड़ हैं जिन्हें भी खजूर के पेड़ के तुल्य ही मानते हुए, उन्हें जीवनदायी वृक्ष मानते हुए उनकी रक्षा की बात की गई है। तो हम कह सकते हैं कि धर्मों के अंदर भी पर्यावरण की जागरूकता की बातें हमें मिल जाएगी। अब बात कर रहे हैं
पर्यावरण के स्वरूप के बारे में। पर्यावरण जो है जैव और अजैव दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है और इनसे मिलकर ही पर्यावरण की रचना होती है। जैव तत्वों के अंदर पहले हम बात कर चुके हैं कि सभी तरह के जीव जंतु, सभी तरह के पेड़ पौधे, जंगल, वनस्पति सब शामिल है। तो अजैव तत्वों की बात करते हैं तो अजैव तत्वों के अंदर सूर्य, तापमान, आकाश और विभिन्न तरह के पर्वत, मिट्टी, जलवायु, ये सभी के सभी शामिल हो जाते हैं और इन सब से मिलकर पर्यावरण बनता है। और ये पर्यावरण हमारे लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिसके अंदर हम जीवन ले सकते हैं, और अगर ये पर्यावरण उपलब्ध ना हो तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। पर्यावरण का सबसे बड़ा शत्रु है प्रदूषण। तो अब हम जानते हैं प्रदूषण का अर्थ और सामग्री के बारे में। प्रदूषण की कोई परिभाषा देना काफ़ी कठिन है, लेकिन सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि पर्यावरण की संरचना में जो परिवर्तन होता है यही प्रदूषण है। थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन होता है तो उसे सहन किया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि वह प्रदूषण की श्रेणी में हम उसको शामिल ना भी करें, लेकिन अधिक परिवर्तन जिसको सहन करना मुश्किल हो जाता है वह निश्चित तौर पर प्रदूषण ही कहलाएगा। पर्यावरण की संरचना हम अगर दो भागों में बांटें, एक जैव मंडल और दूसरा पारिस्थितिकी मंडल, तो इनमें से किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन प्रदूषण की श्रेणी में आ सकेगा। हमारा वायुमंडल जो है इसकी कई सारी परतें होती हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो जमीन से संपर्क में रहती है उसे क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। जितनी भी तरह का जीवन है इसी क्षेत्र में संभव होता है, सभी तरह के जीवधारी इसी क्षेत्र में रहते हैं। ये जो क्षोभ मंडल है यहाँ पर हवा है, पानी है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है और तापमान में बढ़ोतरी और कमी, ये सभी मिलते हैं। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है ये समताप मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, उसके ऊपर बाह्य मंडल, ये कई तरह के वायुमंडल का क्षेत्र है और पूरा ही वायुमंडल मिलकर पर्यावरण का एक अंग है। और इसकी संरचना में कोई बदलाव कहीं भी किसी भी रूप में आ जाता है तो यह भी प्रदूषण की श्रेणी में ही आएगा। अलग अलग तरह के पर्यावरण की अलग अलग संरचना हो सकती है। पर्यावरण जो है इसके अंदर विभिन्न तरह के पारिस्थितिकी तंत्र भी शामिल है और किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव यानी पर्यावरण की किसी संरचना में बदलाव भी प्रदूषण हो सकेगा। इसके कई तरह के उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन। भौतिक पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें कार्बनिक तत्वों की, सूर्य की उपलब्धता, जलवायु, नदी, तालाब, इस तरह की जो चीज़ें हैं, भौतिक रासायनिक तत्व, जो हमारा गैस है, वायुमंडल है, इसमें जो गैस तत्व है, ये सभी भौतिक पर्यावरण है। इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन प्रदूषण की श्रेणी में आ सकेगा। जैविक और कार्बनिक पर्यावरण में परिवर्तन, यह भी किसी भी रूप में प्रदूषण हो सकेगा। और एक होता है सांस्कृतिक प्रदूषण, जो विधि का तो विषय नहीं है लेकिन फिर भी उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी तरह का कोई बदलाव आता है तो वह भी प्रदूषण की श्रेणी में हो सकता है। इसी तरह से जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी में जो बदलाव आता है वह भी प्रदूषण हो सकता है। जैव विविधता यानी कि किसी स्थान विशेष की जलवायु होती है, किसी स्थान विशेष में विशेष तरह के जीव रहते हैं, विशेष तरह की प्रकृति होती है और उसमें किसी भी तरह का कोई भी अगर बदलाव होता है तो वह प्रदूषण की श्रेणी में आ सकेगा। अब हम बात करते हैं इस प्रदूषण के विभाजन के बारे में। प्रदूषण को हम कई श्रेणियों में बांट सकते हैं। मुख्यतः इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है, भौतिक प्रदूषण और सामाजिक प्रदूषण। जब भौतिक प्रदूषण यानी कि जो हमें आंखों से दिखता है, जो भी कई तरह के प्रदूषण होते हैं, वो फिर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे स्थलीय प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और दूसरे। और जब हम सामाजिक प्रदूषण की बात करते हैं तो इसमें भी कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, जिनमें है जनसंख्या विस्फोट। जब जनसंख्या की बढ़ोतरी होती है तो अपने आप में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जनसंख्या विस्फोट होने से मानव की संख्या बढ़ती है, मानव की संख्या बढ़ने से उसकी आवश्यकताएं बढ़ती है और आवश्यकता बढ़ने से प्रकृति का दोहन बढ़ता है। उदाहरण स्वरूप
मनुष्यों की संख्या जब अधिक होगी तो सबसे पहले उनको खाने पीने की आवश्यकता होगी, और खाने पीने की आवश्यकता खेती से पूरी होती है तो मनुष्य जंगलों को साफ करता है और उसकी जगह खेत तैयार करता है, तो प्रकृति का नुकसान हुआ, पर्यावरण का नुकसान हुआ। उसके बाद मनुष्य को रहने के लिए घर चाहिए, तो जब घर के लिए वो ज़मीन देखता है, ज़मीन का चयन करता है, तो वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ की वनस्पति, वहाँ के जीवों को जगह छोड़नी पड़ती है, तो वो हुआ पर्यावरण का दूसरा नुकसान। उसके बाद मनुष्य ने घर बनाया, तो घर बनाने के लिए जो सामग्री काम में ली जाएगी, ईंट लो, बजरी लो, सीमेंट लो, जो भी सामग्री चाहिए वो सभी किसी न किसी रूप में पर्यावरण को प्रभावित करेगी। उसके बाद घर के अंदर जो सामग्री आती है, घर में जो फर्नीचर आता है, घर की तो दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें आती है, वह भी किसी न किसी रूप में पर्यावरण को प्रभावित कर रही होती है। तो इसीलिए भारतीय संस्कृति में कहा गया है अपरिग्रह, यानी कि कम से कम वस्तुओं के साथ में जीवन सीखना चाहिए, उपभोक्तावादी हमें नहीं बनना चाहिए। अत्यधिक भोग की प्रवृत्ति पर्यावरण को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। कम जनसंख्या हो और कम भोग की प्रवृत्ति हो तो प्रकृति का नुकसान नहीं होगा और पर्यावरण को कम से कम क्षति होगी। अत्यधिक जनसंख्या होगी और उसकी भी अत्यधिक अगर उपभोक्ता की प्रवृत्ति होगी, उपभोग की प्रवृत्ति जो है पर्यावरण को प्रभावित करेगी और प्रदूषण वहाँ अधिक होगा। कई सामाजिक समस्याएं भी है जो कि प्रदूषण का कारण बनकर सामने आई है, जिनमें शामिल है शैक्षणिक पिछड़ापन। शैक्षणिक रूप से अगर कोई व्यक्ति पिछड़ा होता है तो उसे समाज की जानकारी पूरी नहीं हो पाती है, और समाज की जानकारी नहीं होने से ऐसा इंसान जो है वह क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसकी समझ उसे भी नहीं होगी, और वो जाने और अनजाने प्रदूषण का कारण बन सकता है। गरीबी भी प्रदूषण का एक कारण देखी गई है। बड़े बड़े शहरों में जो स्लम एरिया होते हैं वहाँ गरीबी के कारण भी प्रदूषण होता है, ना तो वहाँ कचरा पात्र होता है, ना नाली की व्यवस्था होती है, ना सड़कों की व्यवस्था होती है, और ना ही उनके पास इतने साधन होते हैं कि वह इन बातों को जुटा सके, कोई कचरा पात्र की व्यवस्था कर सके, कोई नाली की व्यवस्था कर सके, कोई जल बचत के साधन अपना सके। तो उसके कारण से भी प्रदूषण की समस्या वहाँ विकराल हो जाती है। युद्ध भी प्रदूषण का एक गंभीर कारण बनते देखा गया है। उदाहरण स्वरूप जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, तो कहा जाता है कि उनके प्रभाव से आज भी वहाँ घास का तिनका भी नहीं उगता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि युद्ध का प्रभाव। यहाँ एक सवाल उठता है कि साहब बम तो 2 बार ही गिराए गए हैं, लेकिन युद्ध तो हजारों में हैं। तो मित्रों, मैं आपको याद दिला दूं कि जितने भी युद्ध होते हैं उनमें कहीं न कहीं विस्फोटक हथियारों का प्रयोग होता ही है, और वह कम या अधिक प्रकृति को तो नुकसान पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। अधिक अगर विस्फोटकों का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पेड़ पौधे भी नष्ट होते हैं, प्रकृति भी नष्ट होती है, और कम हथियारों का इस्तेमाल किया कम होगा। और तो और सेना का आवागमन जो होता है, सेना के वाहन आते जाते हैं, उतने में ही प्रकृति का नुकसान कहीं न कहीं हो रहा होता है। कितने ही सूक्ष्म जीव, कितने ही सूक्ष्म पादप, कितनी ही शैवाल, कितने ही कवक जो उन वाहनों के नीचे रौंदने से ही प्रकृति का नुकसान हो सकता है। तो युद्ध भी हम कह सकते हैं कि प्रदूषण का एक कारण है, इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अपराध भी हम देखते हैं, अपराध और आपराधिक प्रवृत्ति भी प्रदूषण का कारण बनती है। आपराधिक प्रवृत्ति जैसे कोई आग लगा देता है, किसी को नष्ट कर देता है, पेड़ को काट दिया, पेड़ को तोड़ दिया, तोड़ फोड़ कर दी, ये सारे के सारे किसी न किसी रूप में प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसलिए आपराधिक प्रवृत्ति या अपना गुस्सा प्रकृति पर निकालने ये जो तरीका है, इनसे भी प्रदूषण होता है। अब हम देखते हैं कि प्रदूषण कितने तरह का हो सकता है। प्रदूषण के स्रोत के आधार पर इसका जो वर्गीकरण है वो देखते हैं। प्रदूषण के स्रोत के आधार पर प्रदूषण 2 तरह का हो सकता है, प्राकृतिक प्रदूषण और मानव जनित प्रदूषण। प्राकृतिक प्रदूषण में आता है भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, तूफान आदि। ये सभी इस तरह के माध्यम हैं जिन्हें सीधे रूप से मनुष्य नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनको नियंत्रित करने के कुछ तरीके हैं। पूरी तरह से इनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता अगर हम प्रकृति का दोहन नहीं करें।
और प्रकृति का संरक्षण करे, पर्यावरण का संरक्षण करे, तो अपने आप ही भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात इन समस्याओं से काफ़ी हद तक मुक्ति पाई जा सकती है। इसके अलावा मानव जनित प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। इसमें सबसे पहला स्थान आता है औद्योगिक प्रदूषण। जितने तरह के बड़े-बड़े उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, उनसे धुआं निकलता है तो वायु प्रदूषण होता है। कल कारखानों और बड़ी मशीनों से जो आवाज़ आती है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। उनसे जो वाहित मल निकलता है, जो गंदगी निकलती है, उससे थल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उद्योग भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। उसके बाद कृषि प्रदूषण। पहली नज़र में सोचने में आता है कि खेती से भी कभी कोई प्रदूषण तो होता है क्या? बिल्कुल होता है सब कृषि प्रदूषण। कैसे समझें? सबसे पहले तो खेत को तैयार करने के लिए जंगलों को साफ करना पड़ता है, बड़े-बड़े पेड़ों को काट के, छँटाई करके फिर खेत के जुताई के योग्य बनाया जाता है, तो वह प्रदूषण हुआ। उसके बाद खेत के अंदर हम रासायनिक खाद का आजकल प्रयोग करते हैं, तो रासायनिक खाद का प्रयोग करना भी अपने आप में एक प्रदूषण का कारण बनता है। उसके बाद पौधों के अंदर विभिन्न तरह के कीट लग जाते हैं, तो उनके नियंत्रण के लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जो भी पेस्टिसाइड है वह भी किसी न किसी रूप से प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो ये सब है कृषि प्रदूषण। और तो और यही कृषि प्रदूषण बरसात के समय बरसात के पानी में घुलकर और जल स्रोत जो है वहाँ तक पहुँच जाता है। जल स्रोत जैसे तालाब के पास पहुँच गया, नदी में पहुँच गया, नहर में पहुँच गया ये पानी, और तो और ये भूमि में घुलकर और भू स्तर तक पहुँच जाते हैं। भूजल स्तर के अंदर ये जब मिल जाते हैं तो पीने के पानी के साथ आ जाते हैं। तो ये कई तरह के माध्यम है जब खेत के जहर का कहर पेट तक पहुँच जाता है। तो जहर का कहर जब पेट तक पहुँचता है तो कई तरह की बीमारियां पनपती है और उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो हम इस सभी को कृषि प्रदूषण की श्रेणी में मान सकते हैं। इसके साथ ही कृषि के अंदर आजकल कई तरह के औद्योगिक और आधुनिक तरीके भी अपनाए जाने लगे हैं। जैसे खेती ट्रैक्टर से होने लगी है, थ्रेसर का प्रयोग होने लगा है, डीजल के जनरेटर चलने लगे हैं, उनसे भी कई तरह के प्रदूषण होते हैं। ये सभी अगर जोड़ दिया जाए तो कृषि प्रदूषण भी हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रदूषण है जो प्रकृति और पर्यावरण को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचा रहा था। अब हम बात करते हैं वाहित मल प्रदूषण। बड़े-बड़े शहरों के अंदर जो अंडरग्राउंड सीवेज जो चलता है उससे भी प्रदूषण फैलता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि उस अंडरग्राउंड जो गंदगी का है उसको किसी जल स्रोत में मिला दिया जाता है। हम देख रहे हैं कि कानपुर के अंदर या किसी दूसरी जगह जो भी ज़मीन का पानी है, ये जो गंदगी है, सीवेज का पानी है, उसको नदी के अंदर डाल दिया जाता है। तो नदी के अंदर डालने से नदी गंदी हो जाती है, पानी पीने लायक नहीं रहता और कई तरह के सूक्ष्म जीवों का कारण बन जाता है, बीमारियों का वाहक बन जाता है वो पानी। तो हम कह सकते हैं वाहित मल प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। धुआं, यहाँ हम कह सकते हैं धुआं मुख्यतः प्राकृतिक कारणों से या जो भी होता है वह सभी धुआं, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये सभी के सभी प्रदूषण के स्रोत है और प्रदूषण का एक कारण है। अब देखते हैं प्रदूषण का प्रदूषित वस्तु के आधार पर वर्गीकरण। क्या जो वस्तु प्रदूषित है हम उसको उसी नाम से रखें? तो प्रदूषण कई तरह के सामने आते हैं। उसमें है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, परमाणु प्रदूषण आदि। ये प्रदूषण ऐसे हैं जो नाम से ही स्पष्ट हो जाते हैं कि जैसा नाम वही वस्तु प्रदूषित। तो प्रदूषण हम कह सकते हैं कि इसका वर्गीकरण मुख्यतः दो रूप से हो सकता है। स्रोत के आधार पर देखें तो प्राकृतिक प्रदूषण और मानव जनित प्रदूषण, और प्रदूषण का प्रदूषित वस्तु के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रदूषण के प्रभाव के बारे में। प्रदूषण का प्रभाव मानव जीवन पर अत्यंत गंभीर रूप से पड़ता है। मनुष्य में कई बड़ी बीमारियां प्रदूषण के कारण आती है। मनुष्य के दिल की बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां, फेफड़े की बीमारियां, यकृत की बीमारियां, चमड़ी की बीमारियां, आंखों की बीमारियां और असमय बाल सफ़ेद होना, इन सब के पीछे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पर्यावरण का प्रदूषण हो सकता है। इसी के साथ ये भी देखा गया है कि प्रदूषण से हमारा इकोसिस्टम जो होता है, पारिस्थितिकी चक्र जो होता है, उसमें भी बदलाव आ जाता है
और इकोसिस्टम में बदलाव आने के दुष्परिणाम प्रकृति कब देती है, यह कहना कई बार मुश्किल हो जाता है। विभिन्न तरह के जीवों पर इसका गंभीर असर देखा गया है। हद तो तब हो जाती है जब प्रदूषण के कारण डीएनए या आरएनए में बदलाव आ जाता है। हर जीव का अपना एक डीएनए होता है और डीएनए होने से उस जीव के निश्चित गुण होते हैं, वो डीएनए में संजोए रहते हैं। जैसे मनुष्य है, कैसा मनुष्य के गुणसूत्र जो होंगे, उसमें जो डीएनए होंगे, उसके अंदर मनुष्य के सारा का सारा डाटा बैंक होता है। मनुष्य जब बड़ा होगा, अपने आप ही उसकी संरचना मनुष्य जैसे बनने लग जाएगी। पहले जीव होगा, फिर बड़ा होगा, उसके बाद एकदम वयस्क व्यक्ति बनता है। अपने आप ही समय के साथ साथ उसके हड्डियां बढ़ेगी, उसकी चमड़ी बढ़ेगी, उसकी आंखें, हाथ, पैर काम करना शुरू हो जाएंगे। बाकी वो सभी एक मनुष्य की तरह होंगे। लेकिन जब डीएनए की संरचना ही बदल जाती है, तो मनुष्य की संरचना में बदलाव आ जाता है। और ऐसा देखा गया था हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम के विस्फोट के बाद उसके डीएनए में परिवर्तन आता हुआ देखा गया है। और वहाँ पर जो जीव है, मनुष्य और दूसरे जीव है, उनकी पीढ़ियाँ निकलने के बावजूद भी वो सभी पीढ़ियाँ ही विकलांग पैदा हो रही है। इसी तरह से आरएनए में बदलाव देखा गया है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें डीएनए की जगह आरएनए होते हैं। आरएनए जो होता है वह भी प्रदूषण से प्रभावित हो जाता है और उसकी संरचना में बदलाव आने से जीवों के अंदर बड़ा बदलाव आता देखा गया है। प्रदूषण के कारण जो हमारी जीवन जीने की शैली है उसमें भी बदलाव आता देखा गया है। प्रदूषण के कारण से लोगों को बाहर निकलने में कई बार समस्या आती है। खासकर जो प्रदूषित क्षेत्र है, देखते हैं बाहर निकलते तो आंखों में जलन महसूस होती है, जी घबराहट आता है, उल्टी सी आने लग जाती है, किसी को चक्कर महसूस होने लग जाता है, किसी की स्किन के अंदर जो है वो एक संवेदना उत्पन्न होने लग जाती है। सर दर्द होना, जी मचलना, बुखार आना, उल्टी आना, ये सभी कहीं न कहीं प्रदूषण के प्रभाव है। और स्थायी तौर पर प्रदूषण रहने से हमारे जीवन चरित्र पर गहरा असर पड़ता है। प्रदूषण का एक और प्रभाव होता है, वो होता है मस्तिष्क में परेशानियां उत्पन्न होना, जिसको कह सकते हैं माइंड में डिस्टरबेंस आना। उससे क्या होता है, हमारे सोचने और समझने की शक्ति पर असर आता है। प्रदूषण अधिक होने से यह भी देखा गया है कि किसी को अवसाद हो जाता है, किसी को जो है मस्तिष्क के अंदर कई तरह की विकृतियां देखने को मिलती है और सोचने समझने की शक्ति में कमी देखी गई है। तो ये सब भी प्रदूषण के कारण हो सकता है। ना सिर्फ मनुष्य बल्कि जीव जो है उनके ऊपर भी प्रदूषण का गहरा असर पड़ता है। जीवों का पर्यावरण के साथ में जो भी परिवर्तन होता है या पर्यावरण में प्रदूषण होता है, उससे असामान्य व्यवहार देखा गया है। देखा जाता है कि कई जीव जो है पर्यावरण के प्रदूषण से अपने सामान्य जीवन शैली को नहीं जी पाते हैं और इसलिए वो प्रकृति में टिक ही नहीं पाते हैं। या तो उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है या बहुत अधिक घट जाती है, और दोनों ही कारण से वह प्रकृति में किसी न किसी रूप से असंतुलन पैदा कर रहे होते हैं। इसी के साथ प्रदूषण का एक और प्रभाव हो जाता है जीवन की आयु कम हो जाना। एक समय कहा जाता है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष होती है, लेकिन इस आयु में परिवर्तन आ गया है और आयु कम होने लग गई है। यह सब हुआ है प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के कारण हमारी जीवन शैली इस तरह की हो जाती है कि हमारा जीवन ही कम हो जाता है और पहले की तरह नहीं रहता है। ये सभी प्रदूषण के प्रभाव है। लेकिन इतना ही नहीं है, ये एक बहुत लंबी चौड़ी इसकी श्रेणी हो सकती है। ये सूची इतनी लंबी हो सकती है कि इसमें लिखते लिखते समय निकल जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा मुख्य विषय यह नहीं है। हमारा जो मुख्य विषय है वो है प्रदूषण के हेतु उपचार। विधि के विद्यार्थियों का सर्वाधिक ध्यान इसी विषय पर होना चाहिए कि प्रदूषण के विरुद्ध उसके पास क्या क्या उपचार है। प्रदूषण के लिए उपचार ही विधि के विद्यार्थी को अन्य विषयों से भिन्न बनाती है। अन्य विषयों की तुलना में जो सर्वाधिक ज्ञान होता है वो कहते हैं विधि के विद्यार्थी, कानून के विद्यार्थी को होता है, और उसका कारण है उसके पास उपचारों की जानकारी होना। सबसे पहले हम बात करें अगर कि प्रदूषण के विरुद्ध क्या क्या उपचार उपलब्ध है, तो उसमें शामिल है कॉमन लॉ के अंतर्गत। अब सवाल उठता है कि साहब कॉमन लॉ तो इंग्लैंड में, हमारे यहाँ तो कोई कॉमन लॉ है ही नहीं। हमारे यहाँ कॉमन लॉ सीधे रूप में तो नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के अधिकतर देशों में पढ़ाया जाने वाला विषय है, और भारत में भी यह विषय बहुत गहराई के साथ जुड़ा हुआ है।
इसके अंदर कई सारे विषय ऐसे आ जाते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, जो किसी न किसी रूप में प्रदूषण को नियंत्रित कर रहे होते हैं। जैसे न्यूसेंस की बात करते हैं, उपताप। तो उपताप हम उसे कह सकते हैं जब कोई भी व्यक्ति भूमि से संबंधित अधिकार में कोई बाधा महसूस करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो न्यूसेंस के अंदर है। इसी तरह से ट्रेसपास, ट्रेसपास भी भूमि से संबंधित ही अधिकार है कि इसमें कोई भूमि के अंदर प्रवेश कर रहा होता है। नेग्लिजेंस, उपेक्षा, लापरवाही। उपेक्षा या लापरवाही भी एक ऐसा माध्यम है जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है, तो उसके विरुद्ध जो उपचार है हम कह सकते हैं वो प्रदूषण के विरुद्ध भी उपचार है। अब बात करते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी कि कठोर दायित्व का सिद्धांत। कठोर दायित्व का सिद्धांत जो कि रायलैंड बनाम फ्लेचर के मामले से सामने आया था। कठोर दायित्व के सिद्धांत के द्वारा हम ये भी कह सकते हैं कि प्रदूषण से मुक्ति के लिए भी एक उपचार पाया जा सकता है। लेकिन आजकल पर्यावरण के मामलों में न्यायालय कठोर दायित्व की तुलना में एब्सोल्यूट लायबिलिटी यानी कि पूर्ण दायित्व के सिद्धांत पर अधिक जोर देता है। कठोर दायित्व के सिद्धांत के कुछ अपवाद थे, लेकिन पूर्ण दायित्व में कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। अगर कोई भी व्यक्ति किसी चीज को लाया है, रखा है या इकट्ठा किया है और उसके निकल जाने से किसी को क्षति हुई है, तो ऐसे लाने वाले, रखने वाले और इकट्ठे करने वाले को परिणाम भोगने ही पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर किसी कारखाने वाले ने अगर किसी गैस का संग्रह किया जो अपने काम के लिए उपयोग करता था, लेकिन किसी भी कारण से वो गैस लीक हो जाती है और किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है, तो उसको परिणाम भोगना ही पड़ेगा, सबको हर्जाना देना पड़ेगा। फिर ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा कि साहब मैंने तो पूरी सावधानी बरती उसके बाद भी गैस लीक हो गई, या कोई चोर आया और वाल खोल के चला गया, कोई चोर तोड़ गया। अगर आप गैस लाते हो तो आपको ये सब बातें सोचनी चाहिए कि कोई चोर भी आ सकता है, कोई इस पर डाका भी डाल सकता है, उससे भी सुरक्षा हो। और अगर डाल दे, चोर से सुरक्षा हो, मान लो किसी कारण से चोर से सुरक्षा ना हो सके, तो कम से कम इसके परिणाम ऐसे ना निकले कि जनता के बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर दे। तो और अगर करता है तो हर्जाना तो देना ही पड़ेगा, अब आप बच नहीं सकते। यही है पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। इसी के साथ दूसरे कानूनी उपचार भी है, लीगल रेमेडी है, उसके द्वारा भी आप प्रदूषण के विरुद्ध उपचार प्राप्त कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला उपचार आता है संवैधानिक उपाय। संवैधानिक विधि है, उसमें कई तरह के प्रावधान है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और यहाँ जब प्राण की बात करते हैं तो प्राण के अंदर ये नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल हार्ड मास का जो शरीर है वो जीवित रहेगा, वही अधिकार है। यहाँ अर्थ है प्राण के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां है वह भी प्राण का ही अंग है, और इसमें पर्यावरण भी शामिल है। अरे स्वस्थ पर्यावरण होगा, स्वच्छ पर्यावरण होगा, तभी तो कोई इंसान अपने पूरी आयु तक जी सकेगा। और अगर पर्यावरण ही सुरक्षित नहीं होगा तो पूरी आयु जिएगा कैसे? तो स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छता का अधिकार हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 21 का एक अंग है। और अगर कोई इसका अधिकार का उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, अनुच्छेद 226 में सीधे हाई कोर्ट जाया जा सकता है, और रिट के माध्यम से हम अपने इस अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल जुडिशियल एक्टिविज्म, जनहित मामले जो है वह भी प्रदूषण के विरुद्ध उपचार के लिए एक ढाल की तरह सामने आए हैं। मैं ढाल की तरह लूंगा, तलवार की तरह नहीं है। आप किसी पे वार नहीं कर सकते, लेकिन ढाल के तौर पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके ऊपर किसी ने कोई पर्यावरण का हमला किया तो आप बचाव कर सकते हैं। विभिन्न तरह के आपराधिक विधियां जो है, चाहे उसमें आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, उसमें भी हमें प्रदूषण के, उपताप के, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, इनसे निपटने के कई तरह के प्रावधान मिलते हैं। इसी तरह से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ जो है वह भी हमें मिल जाते हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, ये जो है हमें कई तरह के कानून मिल जाते हैं। सिविल लॉ की अगर बात करें तो सिविल लॉ में प्रदूषण के विरुद्ध हमें कई तरह के उपचार उपलब्ध है। जैसे सीपीसी के धारा 91 में पब्लिक न्यूसेंस के लिए प्रावधान किए गए हैं, लोक उपताप के लिए प्रावधान किए गए हैं। बहुत से दूसरे सिविल लॉ है, उनमें भी किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं हमें पर्यावरण के प्रावधान मिल जाएंगे।
तो ये जो पर्यावरण के संरक्षण के जो प्रावधान हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं और हमें इसका पालन करना चाहिए और विधि के विद्यार्थी इन्हीं के ऊपर जो विस्तृत अध्ययन करता है, वही पर्यावरण विधि है। इस पर्यावरण विधि के अंतर्गत जो आगे की वीडियो होंगे, हम उसके बारे में समय-समय पर और ज़्यादा जानते रहेंगे कि किस तरह से प्रदूषण के विरुद्ध उपचार उपलब्ध है और उन उपचार का हम किस तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कैसे पर्यावरण की संरक्षण के लिए ये उपचार जो है एक महती भूमिका अदा कर रहे हैं और कर सकते हैं। यही कहना चाहूँगा कि मैं भरत कुमार जाजड़ा आपके सामने समय-समय पर ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। आप इस वीडियो श्रृंखला को देखते रहिए और जुड़े रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और इसी के साथ ही इस वीडियो का भाग 1 जो है यहीं समाप्त होता है। भाग 2 के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।